A very good evening to all of you. Hope so you all are well. पढ़ाई ठीक ठाक कर रहे हो? तो देखते हैं इसको. रिवीजन टेस्ट डे 19 ना. रिवीजन टेस्ट ठीक है. टॉपिक है EMI, AC एंड EM वेव. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर? 4 बता चुका हूँ. मेरा नाम आलोक झा. ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सोलेनॉइड है, कितने टर्न्स हैं? 1000. फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न कितना है? 4 इंटू 10⁻³ यानी टोटल कितने फ्लक्स हो गए? तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्योंकि इतना फ्लक्स एक टर्न के साथ है. टोटल टर्न है 1000 तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट दिस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड के लिए फाई इक्वल्स टू हम लोग Li लिख सकते हैं ना. तो यानी यहां से आ गया ये 4, तो फ्लक्स हो गया 4 इक्वल्स टू L इंटू आई भी है 4. तो हमें L निकालना है. तो L कितना आ जाएगा? 1 हेनरी. 1 हेनरी. डन. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस R. ओके, ये है मैग्नेटिक फील्ड रीजन. ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड रीजन. ठीक है. विथ टाइम एट अ रेट dV/dt. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है. लूप 1 एक लूप है. अच्छा, ये वाला लूप 1 है. ऐसे समझो, यहां पर जो है एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है. ठीक है. इसके सराउंडिंग में एक लूप है 1 और इधर पर भी है एक लूप, ये है 2. ठीक है, ऐसा 2 लूप है. तो लूप 2 में, अच्छा लूप 2 विच इज आउटसाइड. ठीक है, ये हो गया लूप 2, ये हो गया लूप 1. सही बनाया है? यस. नाउ क्या पूछना क्या चाह रहे? देन EMF जनरेटेड. तो लूप 1 में और लूप 2 में, यही ना. तो लूप 2 में कुछ EMF होगा क्या इंड्यूस? बताओ. लूप 2 में, तो लूप 2 के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है क्या? नहीं. लूप 2 के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? नहीं. तो जब लूप 2 से मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं है, जो चेंज ही नहीं कर रहा है, तो इसमें कुछ भी EMF इंड्यूस भी नहीं होगा. EMF इंड्यूस्ड इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस टाइम्स. तो यहाँ पर से फ्लक्स लिंक्ड नहीं है इसमें, तो यहाँ पर से कुछ भी EMF इंड्यूस नहीं होगा. तो लूप 2 वाला जीरो होना चाहिए. तो जीरो इन लूप 2 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. जीरो इन लूप 2 ये हो सकता है, जीरो इन लूप 2 ये भी हो सकता है. ठीक है, बढ़िया. इसके बाद लूप 1 का हम लोग बात करते हैं. अब लूप 1 में EMF इंड्यूस होगा या नहीं होगा बताओ. तो लूप 1 के थ्रू तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है ना, तो यानी यहाँ से तो फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो यहाँ से फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें तो पक्का है कि EMF इंड्यूस होगा. तो इसमें अगर EMF इंड्यूस होगा तो ये जो कह रहा है जीरो, तो जीरो नहीं हो सकता. यानी ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी उसके वजह से नहीं हो सकता. अब ऑप्शन सी या डी में से देख लेते हैं. अब ऑप्शन सी या डी में से EMF का इक्वेशन बताओ तो. E इक्वल्स टू माइनस d∅/dt. यानी यहां पर हम लोग थीटा को जीरो मानो तो फाई की जगह पर BA लिख देते हैं. तो माइनस d/dt ऑफ BA. सो बी तो चेंज ही हो रहा है, तो ये हो गया माइनस dB/dt. ए को बाहर ले सकते हैं, ए को बाहर रख दो. अब ए मतलब होता है एरिया ऑफ लूप, उतना एरिया जहां जितने से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है. तो क्या पूरे लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है? अच्छे से देख ले. मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ वो इतने ही रीजन से पास कर रहा है. इसका रेडियस है R और बड़ा वाला रेडियस है कैपिटल R. तो एरिया के जगह पर, इस एरिया की जगह पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पाई R² या पाई कैपिटल R². तुम लोग बता रहे कौन सा होगा? पाई इंटू कैपिटल R² कब लिखेंगे? जब पूरे एरिया से फ्लक्स लाइंस लिंक्ड होगा. लेकिन यहाँ पर इफेक्टिवली बस इतने से ही लिंक्ड है. सो ये किसी काम का नहीं है, यही होगा. तो पाई R² को यहां रखो. तो देख तो कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है. यस, फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये. एक बार वापस से ट्राई करो तुम लोग पूरे क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे फेस डिफरेंस पूछ रहा है किसके किसके बीच में? फ्लक्स के बीच में और, अच्छा, जब कॉइल रोटेट कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड EMF के बीच में. तो EMF और फ्लक्स, तो जब भी कॉइल रोटेट करता है तो फ्लक्स को क्या लिखते हैं? तो BA cos ω t. थीटा की जगह पर तो ω t बन जाएगा ना.
तो ईएमएफ जब भी लिखेंगे तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी करेंगे, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मत बोलना माइनस नहीं लगाया, माइनस लगाया, कॉस का भी तो डिफ्रेंशिएशन से माइनस आता है ना, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब वो पूछ रहा है किसका किसका, फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स। तो फ्लक्स का फेज तो ये है और ईएमएफ का फेज ये है, तो ये हो गया कॉस और ये हो गया साइन। इस कॉस को साइन में चेंज करो ना, फ्लक्स का जो फेज है उसमें कॉस है ना, उसको साइन में चेंज करो, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं इसको। तो अब ये वाला फेस और ये वाला फेस का डिफरेंस पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2, ऑप्शन ए। ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ पे। एक रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल है, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना 40 मिली टेस्ला विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स ऐसा ऐसा समझ लो कि ये प्लेन है और फील्ड ऐसा है, ये फील्ड है, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर जो है वो इसके साथ ही होगा, मतलब थीटा को तुम 0 मान सकते हो। The area of the coil is shrinking at a rate of 0.5. The EMF induced in the coil. तो EMF जो होता है यहाँ पर मॉड को ही लेकर के करते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ना हर जगह पर पॉजिटिव साइन ही है। तो ये हो गया डी फाई बाई डी टी, सो फाई की जगह पर हो जाएगा बी ए, क्योंकि थीटा 0 है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ बी ए। डन। बी यूनिफॉर्म है तो बी को बाहर ले लो, तो बी इंटू डी ए बाई डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये बी का वैल्यू देखो कितना है 40, सो ये हो गया 40 इंटू 10⁻³ इंटू डी ए बाई डी टी कितना है, तो एरिया जो है वो श्रिंक कर रहा है 0.5 के रेट से, तो ये हो गया 0.5। तो ये पॉइंट को अगर उड़ा दें तो ये 0 आ गया, 5 4 जा 20, 20 इंटू 10⁻³ तो दिस वन विल बी 20 मिली वोल्ट। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, इनिशियल रेट, ओके, व्हेन अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, जब एक बैटरी जो है वो 6 वोल्ट का है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इंडक्टर 2 हेनरी, ये 2 हेनरी है, and a resistance 12 ohm, and a resistance 12 ohm, ये कनेक्टेड है, यहाँ पर एक स्विच है, ऐसा स्विच मान लो। इनिशियल का अगर वो बात कर रहा है तो एल आर सर्किट का खास बात क्या है कि इनिशियली इंडक्टर करंट को पास होने नहीं देता, दैट मीन्स इंडक्टर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किटेड, याद है ना, ठीक है। तो अगर इंडक्टर से करंट पास नहीं कर पाएगा इनिशियली, मैं बात कर रहा हूँ बार बार t = 0 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यानी यहां से करंट कितना रहेगा 0। तो जब करंट ही नहीं है, करंट है ही नहीं क्योंकि ये करंट को पास होने नहीं देता है, तो ऐसे में इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा, तब डेल वी कितना रहेगा 0, बिना करंट का वहां पे ड्रॉप नहीं होता है। तो ऐसे में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने सिखाते वक्त में इस पर ध्यान भी दिया था आप लोगों को कि अगर ये x है ये y है, ये x ये एक्चुअली यहाँ के बराबर है, ये y यहाँ का y, यानी यहाँ का भी y, यानी यहाँ का भी y, तो पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई इज सेम एज दिस, है ना। तो यानी ये 6, लेकिन वो नहीं पूछा है, समझो इसको। वो पूछ रहा है कि इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, तो x माइनस वाई तो वो यहाँ पर भी आ गया, तो जितना का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो E इक्वल्स टू होता है L डी आई बाई डी टी। थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर, मुझे लगता है कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो EMF है ये EMF इंड्यूस्ड वाला है, तो ये EMF इंड्यूस्ड मतलब ये इंडक्टर के क्रॉस, तो इंडक्टर के क्रॉस मतलब क्या, x माइनस वाई, तो ये x माइनस वाई उस वक्त कितने के बराबर है 6 के बराबर है, तो दिस इज 6, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स 6 इक्वल्स टू L के जगह पर है कितना 2 इंटू डी आई बाई डी टी, वो पूछ रहा है। सो डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये 2 को इधर लो, 6/2 यानी 3, डी आई बाई डी टी हो गया 3, सो डी आई बाई डी टी इज 3। क्लियर हुआ? क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, इसको वापस से अटेम्प्ट करके देखो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
द आइडेंटिकल लूप्स ऑफ कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आर मूविंग विद द सेम स्पीड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक कॉपर कॉइल और एक एल्यूमिनियम कॉइल, ये कॉपर है ये एल्यूमिनियम है, क्या दोनों का रेसिस्टेंस सेम होगा ना अलग अलग होगा? तो यस, रेसिस्टेंस कॉपर वाले का कम होता है तो है ना, लेकिन ईएमएफ तो दोनों में सेम ही रहता है, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ईएमएफ डिपेंड करता है चेंज ऑफ फ्लक्स पे और टाइम पे, है ना, लेकिन करंट जो है, करंट वो ई बाय आर यानी रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो करंट इसमें कम होगा, सॉरी इसमें करंट ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस कम है। तो कॉपर का रेसिस्टेंस कम है, सो करंट इन कॉपर कॉइल विल बी मोर। तो दोनों में करंट अलग अलग है ना, लेकिन ईएमएफ वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ को रेसिस्टेंस से मतलब नहीं है। अब पढ़ते हैं सारे ऑप्शंस को। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट आर सेम, दोनों सेम नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ रिमेन सेम, वेरी गुड, यहां तक करेक्ट है। इंड्यूस्ड करंट चेंजेज इन बोथ, यस इंड्यूस्ड करंट इज डिफरेंट, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7. A very small circular loop of radius a is initially यानी at t equals to 0 coplanar and concentric with a much larger fixed circular loop of radius b. तो एक रेडियस है a, एक रेडियस है b, ठीक। इसके बाद क्या करा? अ कांस्टेंट करंट I फ्लोज इन द लार्जर लूप। तो इसमें जो है कांस्टेंट करंट I है। The smaller loop is rotated with a constant angular speed omega about the common diameter. तो डायमीटर मान लेते हैं यही है। तो इसी के अबाउट अगर इसको हमने सिर्फ ये छोटे वाले को इसको हमने अगर रोटेट कर दिया ओमेगा से, डन। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में है? ये वाला लूप। तो दिस लूप इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बिगर कॉइल। तो बिगर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? यहाँ पर सेंटर पे निकाल दो। तो म्यू नॉट आई बाई 2b, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है किसका? म्यू नॉट आई बाई 2b, ये बड़े वाले कॉइल का। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में ये स्मॉलर कॉइल को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, यानी फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस थीटा होता है ना। तो देखो यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 पर समझना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार ये एंगल लेने में कंफ्यूजन आता है। ओके, t इक्वल्स टू 0 पर देखो ये और ये कोप्लेनर है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, बड़े वाले कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर? बाहर। और इसका एरिया वेक्टर भी किधर? बाहर। तो इनिशियल एंगल में थीटा इक्वल्स टू कितना? 0। तो अगर हम थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी माना है तो t इक्वल्स टू 0 रखने पर देखो थीटा 0 बन रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये फ्लक्स हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर हुआ ना क्यों ऐसा बन रहा है ओमेगा टी? अब हम लोगों को पूछ रहा है वो ईएमएफ। तो ईएमएफ को लिए तो हमें सीधा सीधा से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो इसको। तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू minus d phi by dt, so we'll get b a omega sin omega t. so b के जगह पर बस रख दे, what is the value of b? mu naught I by 2b into एरिया की जगह पर रख, एरिया किसका? यही वाला कॉइल को रोटेट किया ना, तो दिस इज पाई a स्क्वायर into ओमेगा into sin ओमेगा t. So this should be our answer. मैच कर लो, किसी से अगर मैच हो जाए। 2b सब में नीचे है, म्यू नॉट आई भी है, पाई ए स्क्वायर इसमें है लेकिन साइन स्क्वायर है, म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर 2b ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 8 पे, द करंट in a self inductance L equals to this is to be increased uniformly from 1 to 11 in 4 millisecond. The EMF induced, अच्छा इंडक्टर में EMF induced को क्या लिखते हो बताओ? L into del I by T या del T, जो भी लिखो यहाँ पर, है ना, L into del I by del T। तो EMF हमसे पूछ रहा है, तो L का वैल्यू कितना है? 40 into 10 raised to power minus 3। डेल आई का वैल्यू देखो 1 से 11 हुआ है तो 10 हो गया, 11 माइनस 1, और टाइम इंटरवल कितना है? 4 मिली सेकेंड का।
यानी 4 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर, 10⁻³ 10⁻³ खत्म, 4 10 जा, सो 10 10 जा कितना हो गया 100। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th पे। induced EMF in a coil 10 Henry in which current varies from 9 to 4 in 0.2 second each। अब फिर से यहाँ पर भी सिमिलर ही क्वेश्चन आया ना, L डेल आई बाई डेल टी, L है तुम्हारा 10, डेल आई कितना है देखो 9 से 4 हो गया 5 बाई डेल टी कितना है 0.2। ओके देखना है, एक बात का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे मॉड में लिख रखा है, नहीं तो यहाँ पे माइनस एल डेल आई बाई डेल टी होता है, ईएमएफ जो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, या एवरेज वैल्यू अगर इसी का लिखोगे तो माइनस एल डेल आई बाई डेल टी आता है। तो माइनस का किसी भी ऑप्शन में कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए सोचना भी नहीं है। तो इसको सॉल्व करो, 5 10 जा 50 बाई 2 यानी 25 वाला कौन सा टर्म है, यही आएगा। ठीक है, चलिए 10th पे चलते हैं। A conductor of length 5 centimeter is moved parallel to itself with a speed of 2 perpendicular to a uniform magnetic field induced EMF। तो induced EMF कितना होता है BLV, B दिया हुआ है 10⁻³ L दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सो V हो गया अब कितना 2, जस्ट मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे, two identical circular coil A and B are kept on a horizontal tube side by side। कोई एक horizontal tube है, उसके अंदर में दो coil को ऐसे side by side रख दिया, okay, without touching each other। If the current in the coil A increases with time, in response coil B में क्या होगा? अगर ये coil A है, ये coil B है, इसमें मान लेते हैं करंट I है, तो इसके वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर, है ना, यहाँ पर बाहर, और ये जो आजू बाजू वाला जो एरिया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना। एक कॉइल के मिडिल में अगर बाहर जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर भी जाएगा उधर बाहर होकर के, तो चारों तरफ जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पर से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही पास करेगा। ठीक है, अगर ये करंट बढ़ रहा है तो मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब ये भी बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग ये कॉइल बी पर बात करें तो कॉइल बी के थ्रू इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इट विल अपोज इट, तो अपोज करेगा तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सर किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है वो आई इंड्यूस्ड है, ठीक है, आई डैश मान लेते हैं, तो ये आई हो गया इंड्यूस्ड करंट। अब ये जो करंट है वो कुछ ऐसा बन गया एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी कैसा था एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी यहां पर करंट कुछ ऐसा जा रहा है और यहां पे करंट ऐसे आ रहा है, समझियो, यहाँ पे करंट ऊपर और उधर पे करंट नीचे, तो यहाँ तो एंटी पैरेलल वायर्स हो गए ना, जो पास पास हैं वो एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स विल अट्रैक्ट और रिपेल, यस दे विल रिपेल, दे विल रिपेल ईच अदर। देखो कोई इज रिपेल्ड, ठीक है, ओके। 12th को देखते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, 100 टर्न है, साइज दिया हुआ है, is placed perpendicular to a magnetic field of this। If the field drops to this in this second, the magnitude of EMF induced in the coil, EMF induced, okay, EMF होता क्या है माइनस डी फाइव बाई डी टी। मैं जब भी ऐसे कुछ भी दिखता है ना मुझे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन, मैं हमेशा यहीं से स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग भी यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इतना चेंज हो गया, तो अगर फाई को लिख दें तो बी ए कॉस थीटा लिखेंगे, है ना, बी ए कॉस थीटा, तो बी चेंज कर रहा है, यानी ई एवरेज पर चले जाते हो, ई एवरेज पर, तो यानी डेल फाई बाई डेल टी को लिखते हैं, डेल फाई बाई डेल टी, मॉड को ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस में से एक भी जगह पे माइनस साइन है भी नहीं, तो डेल फाई बाई डेल टी में एरिया, एरिया बी, ये तो बी ए है ना, एरिया तो चेंज हुआ नहीं, तो एरिया इंटू डेल्टा बी बाई व्हाट डेल्टा टी, अरे बी ए फाइनल माइनस बी ए इनिशियल, ऐसा समझो, तो एरिया की जगह पर क्या एरिया,
कितना एरिया है? 0.1 इंटू 0.05, तो 0.1 इंटू 0.05, ये हो गया एक टर्न का एरिया। कितने टर्न्स है? 100, इतना इंटू 100 कर दो। ये समझ में आया? ये सिर्फ मैंने एरिया लिखा है, ठीक है। इंटू डेल्टा बी पर आ जाओ। डेल्टा बी कितना? पहले था 0.1, अब हो गया 0.05, यानी चेंज हुआ है 0.1 माइनस 0.05 ऐसे करके। कितने टाइम में हुआ रे? 0.05, तो ये डिफरेंस भी 0.05 ही आएगा, 0.05। तो ये और ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो बेसिकली ये कितना आंसर बनेगा? ये 100, ये पॉइंट उड़ाएंगे नीचे, 100 आएगा। 100 100 खत्म, 5 इंटू 0.1 0.5। लेट्स चेक। यस, दिस वन इज डन है। तो पढ़ने में पहले अटपटा सा लगा था, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक ही क्वेश्चन है। 23. Two coils have mutual inductance this. The current changes in the first coil as I equals to I naught sin omega t. Maximum EMF induced in the secondary. तो देखो E equals to क्या होता है? M di by dt। ये होता है ना जब भी म्यूचुअल इंडक्शन होता है, तो सब में देखो ना प्लस प्लस साइन ही है, इसीलिए मॉड लेकर के काम करो। तो M के जगह पर है 0. एक काम करो, एक सेकेंड, M के जगह M रखो, d बाई डी टी ऑफ I की जगह पर लिखो I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m बाहर, I नॉट भी बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ओमेगा बाहर आएगा और कॉस ओमेगा टी बचेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हमसे पूछ रहा है तो E का मैक्सिमम क्या हो जाएगा? m I नॉट ओमेगा। m का वैल्यू कितना है? 0.05, 0.05। I नॉट का वैल्यू देखो तो 1, ओमेगा का वैल्यू चेक करो 100 पाई, 100 पाई मल्टीप्लाई इट। मुझे नहीं लगता कि नहीं आएगा, शायद 5 पाई आ रहा, 5 पाई भी तो वोल्ट के लिए 5 पाई, ठीक है, ये आ रहा है 14। ओके, फ्लक्स जो है वो ये है, where the EMF induced in the coil at t equals to 2 सेकेंड। EMF को क्या करेंगे? माइनस d5 बाई dt करेंगे, तो माइनस d5 बाई dt अगर करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करो, ये 4 2 जा 8, 8t प्लस 6 माइनस हो गया 8t प्लस 6। कोई भी ऑप्शन में माइनस साइन है ही नहीं, तो e का मॉड ले लेते हैं, 2 रख दो यहाँ पे 2, तो यानी 8 इंटू 2 प्लस 6 यानी 22, ठीक है। 15. Current I in a coil varies with time as shown in the figure. Variation of induced EMF with time. Okay. एक कॉइल में है तो कॉइल को तो हम लोग इंडक्टर मान ही सकते हैं ना, है ना। तो EMF यहाँ पर माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर एक सवाल तुम्हारे मन में उठेगा, हमेशा तो कभी प्लस लेते हो कभी प्लस नहीं लेते हो। यहाँ देखो चारों ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफ में कुछ पोर्शन पॉजिटिव में भी बन सकता है और कुछ नेगेटिव में भी बन सकता है ना। और पॉजिटिव में बनना मतलब एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नेगेटिव में बनना दूसरे डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और यहाँ तो चारों ग्राफ है, तो बिना हम लोग ये माइनस साइन को यहाँ नहीं छोड़ पाएंगे। पहले जब मैं छोड़ रहा था तो चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हर जगह प्लस प्लस दिख रहा था, तो उतना सोच करके फायदा नहीं था, ठीक है, लेकिन इसमें सोचना पड़ेगा। अब बात यह है कि L तो कांस्टेंट है, L इज अ कांस्टेंट, तो EMF इक्वल्स टू L बाहर आ गया इनटू माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप है ये, ठीक है, स्लोप ऑफ IT ग्राफ, ठीक। तो स्लोप ऑफ IT ग्राफ वो भी माइनस टाइम्स, तो यहां पर देखो स्लोप पॉजिटिव है तो उसका माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव बनेगा, और ऊपर से इसका स्लोप कांस्टेंट भी होगा, तो इसका कांस्टेंट स्लोप इज कांस्टेंट और उसका माइनस टाइम्स, तो ये तो हो नहीं सकता है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका स्लोप इज अ कांस्टेंट, तो ये हो सकता था लेकिन ये पॉजिटिव में है, हमें माइनस वाला लेना है, तो ये हो जाएगा। समझ आया? इधर पे देखो स्लोप है नेगेटिव कांस्टेंट, तो माइनस इंटू माइनस तो वो हो जाएगा प्लस। क्लियर हुआ ना? ये जो स्लोप है इस स्लोप को आप बोल सकते हो k,
और इस स्लोप को आप बोल सकते हो माइनस के। तो ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ ये क्या हो जाएगा, एल इंटू पहले हो जाएगा माइनस के और फिर बाद में हो जाएगा एल इंटू प्लस के। ठीक है, तो और बीच वाले में तो स्लोप ही जीरो है, स्लोप जीरो है इसीलिए ईएमएफ भी क्या है, जीरो है। सो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। As shown in the figure, metal rod makes this चाहता क्या है वो डायरेक्टली बताओ। फोर्स, ओके फोर्स चाहता है भाई, फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विथ अ कांस्टेंट स्पीड। डायरेक्ट है, ये तो डायरेक्ट है। F इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, आर स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस। ये सब डायरेक्टली याद रखो, बस ढूंढ लेते हैं क्या क्या सब है। बी कहाँ पर है दिया हो, बी ये रहा, तो 0.15 का स्क्वायर इंटू एल, देखो इसका लेंथ, यस ये यही है रॉड का लेंथ, ये वाला रॉड, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 हो गया ये इसका स्क्वायर इंटू वी देखो कितना स्पीड से जा रहा है, 2 डिवाइड बाय रेसिस्टेंस वैल्यू को चेक करो, रेसिस्टेंस कहीं पर दिया हुआ हो, रेसिस्टेंस यस 3 ओम, ये 3, जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 17 EMF induced in a coil is 2 volt by changing the current in it from 8 to 6 in this time. Coefficient of self inductance, okay self induction, तो again coil का बात कर रहे हैं ना, तो E equals to L del I by del T। ये देखना चार ऑप्शन में से कहीं पर भी नेगेटिव साइन वगैरह का कोई मतलब नहीं है, हम मॉड भी लेंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है, 2 वोल्ट, तो यहाँ पर रख दो 2, है ना। एल वो पूछ ही रहा है, डेल आई को देखो कितना का करंट चेंज हुआ, 8 से 6 यानी कितना का चेंज हुआ, 2। अब यहाँ पर देखो यही है, मैंने यहाँ पर सोचा भी नहीं कि प्लस लू माइनस लू, अगर यहाँ माइनस लेते तो डेल आई क्या होता, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल करंट है देखो ना 6, इनिशियल है 8, तो 6 माइनस 8 क्या होता, -2, फिर वो माइनस से वो माइनस मल्टीप्लाई होता, तो इतना लंबा क्यों सोचना है। डेल आई 2 हो गया कितना टाइम में, 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ सो सॉल्व कर लो, एल निकाल दो, ये 2 तो खत ही गया, तो 2 इंटू 10⁻³ ये रहा। ठीक ठीक है, 18 पे आ जाओ। A wire of length 1 meter is moving at a speed of 2 perpendicular to its length in a homogeneous magnetic field of 0.5 Tesla. Ends of the wire joined in a circuit resistance this rate at which work is being done, rate of work is known as power, तो पावर इसमें हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, है ना। पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, इंटू वेलोसिटी करेंगे तो वी स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो बी दिया हुआ है ना, बी मिल गया, एल देखो मिल गया, वी देखो वी स्पीड मिल गया, रेसिस्टेंस देखो 6 मिल गया, सब रख दो, यू विल गेट द आंसर। समझ आया, तो क्या क्या सब रखा, 0.5 ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड 0.5, L1 V V V V 2 बाय R की जगह पर 6। आई एम श्योर तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सॉल्व कर लोगे। Magnetic flux linked with a circuit of resistance 100 ohm increases 10 to 60 Weber. The amount of induced charge that flows in the circuit, charge Q कितना लिखते हैं हम लोग, डेल फाई बाई आर, तो डेल फाई का वैल्यू देखो, पहले 10 वेबर से 60 वेबर हो गया, मतलब ये हो गया 50, 60 माइनस 10 50 हो गया, रेसिस्टेंस कितना है 100 हो गया 0.5, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए 20 two solenoids of equal number of turns have their length and radii in the same ratio। अच्छा लेंथ और रेडियस का सेम रेशियो है, सो L1 is to L2 1:2 है, हमें उसमें काम पड़ेगा एरिया का रेशियो का, तो A1 is to A2, पहले तो ये समझ R1 is to R2 भी है 1:2, तो A1 is to A2 कितना हो जाएगा 1:4, एक इसका काम पड़ता है एक इसका काम पड़ता है,
ठीक है। सो सेल्फ इंडक्टेंस एल क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये होता है ना। तो दो सोलेनॉइड है, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन तो सेम रह गया, तो ए बाई एल का ही बात है। तो अगर मैं L1 बाई L2 करूं तो यहां बनेगा A1 बाई A2 इंटू L2 बाई L1। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगा। A1 बाई A2 की जगह पर क्या रखोगे, 1/4 L2 बाई L1, L2 बाई L1, तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर इज 2 2 जा 4 यानी 1:2, 1:2। 21 अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस ये है, बीइंग चार्ज बाय वोल्टेज सोर्स व्हिच पोटेंशियल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकंड। ओके, कैपेसिटर है, इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। इसका इसका जो V है वो चेंज हो रहा है, तो इस पर जो चार्ज होगा Q, है ना, तो Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, CV। Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, CV। The conduction current through the connecting wire and the displacement current through the plates of the capacitor would be, तो कंडक्शन करंट यहाँ है IC और डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ है ID। होप सो सभी को कॉन्सेप्ट याद है कि IC इक्वल्स टू ID, सभी को ये बात मालूम होना चाहिए। जब भी एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो IC का वैल्यू और ID का वैल्यू सेम ही होता है, बहुत बार समझाया है। अब इसमें अच्छा IC हो या ID हो, उसका वैल्यू पूछ लिया, कैसे निकाल सकते हो, तो इसी को डिफरेंशिएट कर दे, dq बाई डी टी, सी इज कॉन्स्टेंट इंटू डी वी बाई डी टी। तो dq बाई डी टी को तो आई ही बोलते हैं ना, तो ये तो सीधा IC ही हो जाएगा। तो ये हो गया C इंटू, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, C का वैल्यू 20, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 और V का वैल्यू 3, तो ये हो गया 60 इंटू 10⁻⁻6, तो 60 माइक्रो एम्पियर। तो IC हो गया 60, तो ID भी तो 60 होगा, यस दिस वन, दोनों बराबर होगा। ऐसे भी इसको बिना किए भी हो जाता है क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर था, है ना, और जीरो तो होता नहीं क्योंकि कुछ तो चेंज हो ही रहा है, तो ये भी हो, ऐसे भी कर सकते थे। चलो 22 को देखते हैं। एक EM वेव है प्रोपगेटिंग इन अ मीडियम विथ वेलोसिटी I कैप, इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग प्लस y। एक सर्कल बना लो, E बनाओ, B बनाओ, C बनाओ, याद है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है J कैप में, ये है J कैप, ओके, और प्रोपगेशन है I कैप में, I कैप में मैग्नेटिक फील्ड वो पूछ रहा है, तो E क्रॉस B C मिलता है, तो J क्रॉस क्या जिससे I मिले, तो हमेशा ध्यान रखना दिस क्रॉस दिस इज दिस क्रॉस दिस इज दिस वन एंड दिस क्रॉस दिस इज दिस वन, तो I क्रॉस J, तो ये निकाल दो। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा बोलो, है ना, इसका और इसका क्रॉस करोगे तो ये मिलेगा, तो I क्रॉस J इज K, तो K प्लस Z डायरेक्शन। चलो 23 पर चलते हैं। विच रेडिएशंस आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक, मसल पेन के लिए हम लोग इंफ्रारेड को यूज करेंगे, वो हीट वेव्स होता है, उस हीट से रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ओके 24 को बात करते हैं। 24 इन EM वेव अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, EM वेव में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता तो जरूर हम आंसर करते। अगर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग हो या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हम लोग इस ऑप्शन पे जा सकते थे, यहाँ स्टेशनरी बोल दिया। कंडक्शन करंट तो नहीं ही होगा, एडी करंट का कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है तो इट प्रोड्यूसेस अ करंट नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मैक्सवेल, ठीक है। बट अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट ऑप्शन में नहीं होता तो हम इस पर जाते, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पर होता ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, तो आंसर होता ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए 24 के बाद 25 पे आ जाओ। एक प्लेन EM वेव है
फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है, स्पेस में जा रहा है, यानी स्पीड का तो वैल्यू फिक्स्ड हो गया 3 × 10⁸. Okay, moving along x direction. If the electric field at a certain point in the space is this, okay, then what is the value of magnetic field? तो ये तो RMS वैल्यू है, तो RMS वैल्यू हो चाहे पीक वैल्यू हो, तो E/B इक्वल्स टू क्या होता है, C. ये RMS के टर्म्स में भी ये रेशियो वैलिड है और पीक वैल्यू के भी टर्म्स में ये रेशियो वैलिड है, ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड हैंस B इक्वल्स टू हो जाएगा E/C 3 × 10⁸ बाई C भी हो गया 3 × 10⁸. आंसर क्या 1 आएगा क्या? क्या बात कर रहे हो? E कितना दिया हुआ है? मैंने शायद गलत लिख दिया. एक सेकंड, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 6. इलेक्ट्रिक फील्ड है 6 बाई 3 × 10⁸. आई एम सॉरी, 3 2 जा 2 × 10⁻⁻8 होगा, 2 × 10⁻⁸, ये हो जाएगा. और मैंने कुछ पता नहीं ये वाला वैल्यू को कॉपी मार दिया था, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ. द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट एफिशिएंटली इज. अच्छा, कौन से कंडीशन पर? तो कंडीशन इसका यही है कि वो जो इंफ्रारेड वेव होता है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से मैच करता है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच विद द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव थोड़ा डाउटफुल है, ये नहीं होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन. Microwave are heat waves. Infrared wave produces heating in microwave oven. नहीं रे, तब यही होगा बेस्ट आंसर. फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव, क्योंकि ये जो प्रोड्यूस करता है वो होता है इंफ्रा. इसका आंसर को चेक करना, तो माइक्रोवेव जो वेव को प्रोड्यूस करेगा वो होगा इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड जो होता है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करता है. तो ऐसे करके जो इसने बोल दिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो, नहीं ठीक ही है, माइक्रो ओवन में सोच रहा था. माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी और वाटर मॉलिक्यूल का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच करता है. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. और बाकी के ऑप्शंस क्या क्या सब थे, एक बार और रीड करता हूँ. फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन, नहीं रिलेशन है इसलिए गलत है. माइक्रोवेव आर हीट वेव्स. माइक्रोवेव आर नॉट द हीट वेव्स. Microwave are not the heat waves because infrared waves are called as the heat waves. ठीक है. Infrared waves produces heating in a microwave oven. माइक्रोवेव जो है था वो इंफ्रारेड को प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन बात अगर हम लोग माइक्रोवेव का ही कर रहे हैं तो माइक्रोवेव किस तरीके से हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसका रीजन तो एग्जैक्टली यही है, तो ऑप्शन ए ही रहेगा, ठीक है. इसके आंसर को भी थोड़ा मैच कर लेना. आई एम 100% कॉन्फिडेंट द आंसर इज शुड बी दिस ओनली. मैंने देखा ही नहीं आंसर, ठीक है. चलो 27. द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय दिस. ओके, वेयर E, Z एंड T आर इन वोल्ट पर मीटर. द वैल्यू ऑफ वेव फैक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया? 40 कॉस क्या है यहाँ, kz माइनस 6 × 10⁸ इंटू टी. ये है ना, लास्ट में आई कैप है, उससे मतलब नहीं है. ये हो गया ओमेगा और ये तो है के. तो ओमेगा बाई के जो होता है उसी को हम लोग सी बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट. तो के जो होगा हैंस के इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई सी. ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10⁸. सी का वैल्यू है 3 × 10⁸. सो द आंसर इज 2. सो द आंसर इज 2, दिस वन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाओ. वेव फंक्शन फॉर अ लाइट वेव इज दिस. फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, तो वेव फंक्शन क्या है, साई इज इक्वल्स टू 10⁻³ साइन पाई 3 × 10⁶x
माइनस 9 इंटू 10⁻14t। हमसे पूछ क्या रहा है उसका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है ओमेगा बाई 2 पाई। यहाँ ओमेगा की जगह पर क्या है, तो टी का कॉफिशिएंट कोई ओमेगा कहते हैं ना, पाई को ले लेना। तो पाई इंटू 9 इंटू 10⁻14 बाई 2 पाई। पाई पाई खत्म, 9/2 होगा 4.5। 4.5 ये वाला, ठीक है। चलिए, एक ट्रांसफार्मर है जिसका एफिशिएंसी है 90%। ये वर्क कर रहा है ऑन अ लाइन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये पावर है और ये वोल्टेज है तो करंट कितना है, तो P इज इक्वल्स टू वी आई। तो P हो गया तुम्हारा 3000, V हो गया 200 इंटू आई, सो आई हो गया तुम्हारा 15 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सर्किट का, क्योंकि ये प्राइमरी सर्किट के बारे में बात किया था। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पियर देन द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। अब देखो 90% ही एफिशिएंसी है ना, तो आउटपुट पावर तो कम होगा। तो V2I2 इट इज इक्वल्स टू 90% ऑफ V1I1। समझ आ रहा है बात। तो V2 वो हमसे पूछ रहा है, V2I2 का वैल्यू दिया हुआ है 6 एम्पियर। तो ये हो गया 6 इक्वल्स टू 90/100 इंटू V1I1। V1 हो गया 200, I1 हो गया 15। जस्ट सॉल्व इट V2। तो V2 कितना आ जाएगा, निकाल लोगे तुम लोग, ऐसा तो कुछ इशू नहीं दिख रहा है। 6 से ये गया 15 टाइम्स में, 15 टू जा 30, 30 इंटू 15, 3 इंटू 15 हो गया 45, 45 45 वाला, 45 वाला ये है, और उधर से करंट आया था 15। तो ये शायद आंसर होना चाहिए, मैच करो खुद से। A step down transformer has 50 turns on secondary and 1000 turns in primary। तो प्राइमरी वाइंडिंग में है 1000 टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग में है 50 टर्न्स। If a transformer is connected to 220 volt 1 ampere AC source, then what is the output current in the transformer? आउटपुट करंट है ना। सो हम लोग एक चीज तो पहले यूज कर लें, V2/V1 इज इक्वल्स टू N2/N1। ये फिक्स्ड है, दिस रिलेशन इज फिक्स्ड है ना। तो V2/V1, V2 कितना निकालना पड़ेगा, V1 कितना है 220, N2 कितना है 1000/50। यहां से V2 आ गया 4400 वोल्ट, 4400। अब व्हाट इज आउटपुट करंट पूछ रहा है वो। सो V1I1 इक्वल्स टू V2I2, क्योंकि एफिशिएंसी नहीं दिया है तो हम लोग 100% ही मानेंगे। तो V1 हो गया 220, I1 हो गया 1, ये देखो, इक्वल्स टू V2 कितना निकाला 4400 इंटू I2। सो I2 निकाल लो, क्या ही है इसमें, 220/4400 0 1/20, 1/20 शायद ये, ठीक है, ये आ रहा है 1/20। चलिए नेक्स्ट 31 पे। एक LCR सीरीज सर्किट है, E दिया हुआ है, I दिया हुआ है, एवरेज पावर डिसिपेटेड। तो क्या होता है एवरेज पावर डिसिपेटेड का, VRMS IRMS cos फाई। चलिए VRMS को देखिए, यहाँ पर तो ये हो गया पीक वैल्यू, so this one is 100/√2, V0/√2। ये भी है पीक वैल्यू, so this is also 100/√2 इंटू cos फाई। cos फाई कितना हो जाएगा, यहाँ π/3 का एंगल है, so cos π/3, so ये भी 1/2 ही हो जाएगा। तो 100 इंटू 100/√2 इंटू √2, 2 इंटू 2, तो 2500। 2500, अरे एक भी ऑप्शन ही नहीं है, क्या हो गया।
अच्छा यहाँ मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर मतलब आई में यहाँ मिली एम्पियर होगा यहाँ पर, इंटू 10⁻³ करो। 10⁻³ अगर करेंगे तो 2500 इंटू 10⁻³ 2.5। कैसे कैसे यूनिट छूट जाता है। ठीक है। 32 द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन AC सर्किट इज 2, करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज 2। क्या कह रहा है, इम्पीडेंस इज 1, देन व्हाट इज द पावर फैक्टर। एवरेज पावर डिसिपेटेड भी 2 है। एवरेज पावर डिसिपेटेड cos phi, cos phi क्या होता है, R/Z, ये लिख सकते हैं। बाकी P इज इक्वल्स टू VI cos phi तो लिख ही सकते हैं, V तो दिया है नहीं, क्या हो गया। यहाँ क्या हो गया जी, यहाँ पर P की जगह पर अगर मैंने 2 लिख दिया, V उसने दिया नहीं है, V की जगह पर हम लिख सकते हैं I इंटू जेड, तो I इंटू जेड इंटू आई, cos phi को भी लिख देते हैं R/Z। नहीं जरूरत नहीं है, इसको जो है ना, इसको cos phi ही रहने दो, cos phi। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू जेड इंटू cos phi। समझ आ रहा है ना ये, v इक्वल्स टू आई इंटू जेड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू है ना। तो जैसे आई नॉट इज इक्वल्स टू लिख सकते हो v नॉट बाई जेड, आई आर एम एस लिख सकते हो तुम v आर एम एस बाई जेड, है ना। तो ऐसे v इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू जेड। ठीक, तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 2 एम्पियर, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू इम्पिडेंस का वैल्यू 1 इंटू cos phi, सो cos phi हो जाएगा 2/2 स्क्वायर, 2/4 यानी 1/2, 1/2 1/2 1/2 यानी 0.5। ठीक है, जरा जरा से मैं बच गया, यहीं पर ये क्वेश्चन फंसने वाला था। 33 इन एन LCR सीरीज सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इंडक्टेंस इज 60। पहले LCR बना लेते हैं, LCR, और ये हो गया इनपुट। अच्छा यहाँ पर कितना क्या पोटेंशियल डिफरेंस 60, इसके बाद बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इंडक्टेंस इज 60, टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटेंस इज 30, इसका हो गया 30, एंड अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज 40, ये हो गया 40। पूछना क्या चाह रहे हो, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज मतलब ये, तो ये हो गया VL, ये हो गया VC, तो सप्लाइड वोल्टेज क्या लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो VR कितना है 40 प्लस VL माइनस VC, ये दोनों का डिफरेंस देखो 60 माइनस 30, तो 60 माइनस 30 इज 30, तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज 50 स्क्वायर, तो आंसर इज 50, सो द आंसर इज 50। ठीक, चलिए 34 पे चलते हैं। LCR सर्किट ही है, L है, C है, R है। If the frequency of AC source is varied, then what is the frequency at which maximum power is dissipated? मैक्सिमम पावर डिसिपेट करने के लिए वो रेजोनेंस कंडीशन होता है। तो रेजोनेंस कंडीशन में ये देखो सारे ऑप्शंस हर्ट्ज में है, मतलब F पूछ रहा है, तो F इज इक्वल्स टू हमें लिखना पड़ेगा 1/2 पाई रूट अंडर LC, सो 1/2 पाई रूट अंडर L की जगह पर क्या है देखो तो 5 मिली हेनरी, 5 इंटू 10⁻³ C के जगह पर देखो 2 माइक्रो फराड, 2 इंटू 10⁻⁶। हे भगवान, कैसे कैसे कैलकुलेशन है ये, 5 2 जा 10, 10 इंटू 10⁻⁹, तो ये हो गया 10⁻8, रूट करेंगे तो 10⁻4, यानी ये हो गया 10⁻+4/2 पाई, 10⁻+4/2 पाई।
अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 10⁻³ बाई 2 पाई, तो 2 से ये काट दो तो 5/पाई, 5/पाई इंटू 10⁻³, ठीक है। 35. A coil of self-inductance L is connected in series with a bulb B and an AC source. ठीक है, एक कॉइल है, उसको एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया है विथ एन AC सोर्स। बल्ब को जब तक ना कहा जाए तब तक R मानो, अदरवाइज ये LR माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो? LR, RL सर्किट टाइप का, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज। अच्छा इसका ब्राइटनेस कब डिक्रीज करेगा? कब डिक्रीज करेगा बताओ? AC सोर्स है तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज डिक्रीज्ड। अच्छा ये इसका जो एक्सएल होता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल। अगर ये फ्रीक्वेंसी को हम घटाएंगे तो एक्सएल भी तो घटेगा, और एक्सएल घटेगा तो इम्पीडेंस जो है, इम्पीडेंस जेड, जेड होता है √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो जब एक्सएल डिक्रीज होगा तो जेड डिक्रीज होगा, और जेड डिक्रीज होगा तो आई होता है ई बाई व्हाट? जेड। तो जब जेड डिक्रीज होगा तो आई तो इंक्रीज हो जाएगा ना। हमें ब्राइटनेस को घटाना है, तो इसका ब्राइटनेस को घटाने का मतलब हो गया करंट को घटाना, क्योंकि ब्राइटनेस घटेगा मतलब पावर घटेगा, पावर घटेगा मतलब करंट घटेगा। अब करंट के घटने के लिए इसमें इम्पीडेंस का बढ़ना जरूरी है। इफ द इम्पीडेंस विल इंक्रीज देन ओनली द करंट विल डिक्रीज, करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है कह रहा है फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज्ड। फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो ओमेगा घटेगा, ओमेगा घटेगा एक्सएल घटेगा, एक्सएल घटने से जेड घट जाएगा और उससे आई बढ़ जाएगा, ठीक है। आई बढ़ने से तो ब्राइटनेस बढ़ेगा, तो ये नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस करेंगे तो एल विल डिक्रीज। अगर एल घटेगा फिर एक्सएल विल डिक्रीज, एक्सएल डिक्रीज होगा, जेड विल डिक्रीज। समझ आ रहा है? तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस XC इक्वल टू XL इज इंक्लूडेड। अगर यहां पर एक कैपेसिटर लगा दिया जिसका XC और इसका XL बराबर होगा, तब तो फिर क्या होगा? ये रेजोनेंस में पहुंच जाएगा, तब तो इससे में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और करंट मैक्सिमम होगा तब तो ब्राइटनेस मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। यही होना ही है, बाकी का 3 अगर रॉन्ग है तो देख लेते हैं कैसे। तो अगर आयरन रॉड को हमने इसमें इंसर्ट किया यहाँ पर, अगर इसमें हमने आयरन रॉड को इंसर्ट किया तो उससे एल बढ़ेगा, एल बढ़ा एक्सएल बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एल का इक्वेशन याद होगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई व्हाट? एल। तो जैसे आयरन रॉड को इंसर्ट करोगे म्यू आर आ जाएगा, तो यानी एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ा एक्सएल बढ़ा, एक्सएल बढ़ने से जेड बढ़ेगा, आई घट जाएगा। सो दैट्स व्हाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। डन। So now let's move to 36. एक ट्रांसफार्मर है, टर्न रेशियो इज 3। अच्छा, टर्न रेशियो मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ये दिया हुआ है 3 एंड इट्स एफिशिएंसी इज 0.75। द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल इज 2 एम्पियर एंड द वोल्टेज अप्लाइड टू इट इज 100 वोल्ट। यानी V1 दिया हुआ है कितना? 100। I1 दिया हुआ है 2, ठीक है, और एफिशिएंसी तो दिया हुआ है। Voltage applied to it is 100. Then the voltage and the current flowing in the secondary coil are. पहले तो आप यहाँ से V2 by V1 N2 by N1 को यूज करके V2 निकालो। तो V2 by V1 हो गया 100, N2 by N1 इसको उल्टा कर दो 1/3। For a transformer, the turn ratio is 3 and its efficiency is this. तो टर्न रेशियो कहाँ पे मैंने गलत कर दिया? टर्न रेशियो इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, NP बाय NS या NS बाय NP, क्योंकि एक भी ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा। V2 हो गया 100/3, 100/3 तो एक भी नहीं है, मतलब मैंने शायद इसको गलत समझ रहा हूँ।
यस, यही गलत है। ठीक है, ये जो टर्न रेशियो है, द टर्न रेशियो इज 3। तो टर्न रेशियो का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ये इसका मतलब है, ये नहीं है। ठीक है, तो यानी NS बाई NP ये दिया हुआ है 3, तो यानी N2 बाई N1 ही दिया हुआ है 3, दिस इज 3, ये 3 है। तो यानी यहाँ से V2 कितना हो गया 300। देखते हैं 300 एक में भी है कि नहीं है। लेट्स चेक द रिमेनिंग। करंट भी पूछ रहा है ना, तो अगर V2 हमसे निकल गया है, ये आप लोग याद रखेंगे रे, ये मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ, आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है ना, टर्न रेशियो मतलब सेकेंडरी का टर्न्स बाय प्राइमरी का टर्न्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या पूछा है, करंट। तो हम लोग कैसे करंट निकालते हैं, तो V2 I2 इक्वल्स टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 0.75, 0.75 इंटू V1 I1। तो V2 आपको मालूम है 300 इंटू I2 इक्वल्स टू 0.75 इंटू V1 कितना है 100 इंटू I1 कितना है 2। सो I2 कितना आ जाएगा, 300 उधर गया, 100 बाई 300 1 बाई 3, 75 इंटू 2 150 बाई 3 यानी 5.5, ये वाला आना चाहिए। ठीक है, 36 का बी होना चाहिए। 37 RLC सीरीज सर्किट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट इज 20 वोल्ट। तो अगर R है, L है, C है, अगर हर एक एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, मुझे ना मतलब ये पिछला वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट क्यों लग रहा है मालूम नहीं। सो कैन वी चेक इट्स आंसर, डू वी हैव द आंसर 36 ना, क्या 36 का सेकंड ऑप्शन दिया है, लेट्स चेक। कोई तो आंसर के भी दे दो। 36 का दिया है, क्या दिया है रे, बी, 36 का बी। लेट्स चेक क्या है, ठीक ही है ना, यस 36 का बी ही है, 36 का बी है, करेक्ट है। मुझे लग रहा था जैसे गलत हो रहा है। चलो 37 में क्या था हमारा, RLC सीरीज सर्किट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट इज 20। नाउ द वैल्यू ऑफ क्या क्या हमने, रेसिस्टेंस अलोन इज डबल्ड, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL एंड C रिस्पेक्टिवली। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी R है, L है, C है। अगर हमने यहां पर से देखा, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, उसने बोला कि ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो ऐसे में सबसे पहले तो अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू निकाल दो। अप्लाइड वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो V जो होगा वो तुम लोग V इज इक्वल टू कितना, VR स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20 यानी 0 ही हो जाएगा, यानी ये हो गया 20। सो दिस इज योर 20, ये हो गया अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं रेजोनेंस कंडीशन है, ये 100% रेजोनेंस, VL और VC जब इक्वल है तो रेजोनेंस ही है। ठीक है, VL और VC इक्वल है। अब उसने क्या बोला है नेक्स्ट में, अगर हमने R को डबल कर दिया, नाउ द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस अलोन इज डबल्ड। अगर रेसिस्टेंस को उसने सिर्फ डबल किया है, देन व्हाट विल हैपन, यहां पर करंट का वैल्यू अगर हम लोग निकाल दें, तो ये अगर हम लोगों ने R पकड़ लिया तो करंट का वैल्यू हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 20/R। ठीक है, अभी अगर हमने रेसिस्टेंस को डबल किया तो करंट हो जाएगा हाफ। करंट क्या हो जाएगा, हाफ। नहीं समझ में आया ना, ये वाला लाइन को समझ, ये R है, ये L है और ये C है। अभी हमने क्या किया है, उसने क्या बोला कि हमने ये वाला R को डबल कर दिया 2R। XL और XC तो बराबर है क्योंकि रेजोनेंस है, तो इस पूरे सर्किट का इम्पीडेंस तो यही है जो रेसिस्टेंस है। तो इम्पीडेंस पहले R था, अब हो गया 2R। तो करंट जो होगा अब ये तो 20 वोल्ट ही है, तो ये करंट जो होगा वो 20/2R हो जाएगा, यानी 10/R। मतलब पहले का हो गया करंट कितना, आधा, करंट हैज रिड्यूस्ड, तो करंट हो गया है आधा। क्लियर हो गया ना बात। अब करंट जो आधा हुआ, तो अब इसके अक्रॉस हमें सोचना है कि कितना का पोटेंशियल डिफरेंस बना। तो करंट इज 10/R नाउ,
तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस को यानी वी आर को क्या लिखेंगे, आई आर, तो 10/r इंटू 2r। एम आई क्लियर? ये जो करंट आधा हुआ यहां तक क्लियर हो गया। अब जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो वी आर को हम लोग लिख रहे हैं आई इंटू आर, ऐसे वी एल को लिखेंगे आई इंटू एक्सएल, वी सी को लिखेंगे आई इंटू एक्ससी। समझ में आ रहा है? तो हमने आई इंटू आर किया, ये आर खत्म हो गया, 10 इंटू 2, तो इसके क्रॉस अब भी कितना बन रहा है, 20 20 20 20, वेरी बैड। ओके, अभी अब एक्सेल के क्रॉस अगर हम लोग निकालते हैं तो यानी यहां पर हो जाएगा वी एल इक्वल्स टू आई, आई की जगह पर क्या है 10/r। तो पहले के कंपैरिजन में करंट हैज बिकम हाफ, तो करंट अगर हाफ हो गया है, पहले था 20/r, अब है करंट 10/r। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो होता है आई इंटू एक्स एल, तो आई अगर आधा हो गया तो ये भी तो आधा होगा। तो पहले अगर इसका 20 वोल्ट ड्रॉप था तो अब ये ड्रॉप कितना हो गया, तो आई के आधा होने से ये ड्रॉप भी आधा, यानी ये 10 हो जाना चाहिए। 10 कहां पर है, ये वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक्सेलेंट क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन में से ये एक है। मैं आपको एक बार और इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। उसने बोला है, ये समझो, उसने बोला आर है, एक्सएल है, एक्ससी है, एक्सएल है, एक्ससी है, और यहां पर हमने एसी को अप्लाई किया। तो इसके अक्रॉस जो मिला वो है 20 वोल्ट, इसका भी 20 वोल्ट, इसका भी 20 वोल्ट। तो हम लोग यहां से इजीली निकाल दिया कि ये वैल्यू भी 20 होगा। ठीक है, और हमने यहां पर करंट निकाल दिया। तो करंट का वैल्यू जो हमें मिला है वो हो गया ये कितना, 20/r, 20/z करके, क्योंकि इंपीडेंस वैल्यू ही कितना बढ़ गया, r। अब बाद में जो उसने बोला है कि ये रेसिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, तो रेसिस्टेंस को डबल किया तो करंट का क्या इफेक्ट पड़ गया, समझना सबके सब। तो ऐसा करने पर ये तो चेंज नहीं हुआ, ये तो 20 ही रहा। तो इसमें क्या किया उसने, रेसिस्टेंस को बस डबल किया, तो करंट क्या हुआ, हाफ हो गया, 20/2r हो गया। तो करंट के हाफ होने से यहां पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है ना एक्सएल और एक्ससी, तो ये वैल्यू पूरा पूरा इसी के बराबर होता है, इसके क्रॉस जो ड्रॉप होता है ये यहीं के बराबर होता है। लेकिन यहां पर का ड्रॉप वो कितना होता है, तो आई इंटू एक्सएल, यहाँ का ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू एक्ससी। एक्सएल और एक्ससी तो अब भी वही रह गया जो पहले था, लेकिन आई के आधा होने से ये ड्रॉप भी आधा हो गया, ये ड्रॉप भी आधा हो गया, इसीलिए पहले 20 था, तो अब आंसर कितना हो गया, 10। डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 38 को देखो, एक एलसीआर सर्किट है, एल है, सी है, आर है, इज ड्रिवन विथ 5 वोल्ट एसी वोल्टेज, एट रेजोनेंस द करंट थ्रू द सर्किट इज। एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस में क्या है, तो करंट जो होगा, मैं आरएमएस करंट को लिख रहा हूं, तो E/Z रेजोनेंस के कंडीशन पर Z का वैल्यू R के बराबर होता है। E कितना दिया हुआ है, 5, ये आरएमएस वैल्यू है। R कितना दिया हुआ है, R देखो 50, तो ये तो 0.1 ही हो जाना है, 0.1 0.1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 39 पे चलो। फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस वेरियस कंपोनेंट्स वीएल, वीसी, वीआर दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पर कहीं कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट डायग्राम भी ड्रॉ मत करो, वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, सीधा सीधा अप्लाई कर दो। ठीक है, जो भी आंसर आएगा। नेक्स्ट 40 पे देखते हैं। A transformer of 100% efficiency has 200 turns in the primary and 40,000 turns in the secondary. It is connected to a 220 volt main supply and secondary feeds to 100 kilo ohm resistance. The potential difference per turn is. Okay, तो प्राइमरी वोल्टेज जो है V1 दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, सो V2 by V1 is N2 by N1, करेक्ट हो ना? तो V2 by 220 इक्वल्स टू N2, यानी ये हो गया 40,000 बाई N1 के जगह पर हो गया 200, 002 से ये गया 200 टर्म्स, सो V2 आ गया 220 इंटू 200, करेक्ट है? चलिए अब ये V2, लेकिन उसने पूछा द पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, तो कितने टर्न है, 40,000। तो पर टर्न अगर हम लोग बात करते हैं, पर टर्न में
तब ये जो आउटपुट वोल्टेज आया है इसको 220 इंटू 200, इसको 40,000 से डिवाइड कर दो तो 1 टर्न का निकल जाएगा। तो 000 यहाँ से कट गया, 2 से ये गया 20, 22/20 यानी 11/10, तो ये बनेगा 1.1, 1.1, 1.1। ठीक है, चलिए 41 को देख लेते हैं। A step down transformer is used on a 1000 line to deliver 20 ampere at 120 volt. If the efficiency of the transformer is 80%, the current drawn from the line is, okay, ये हो गया प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, तो V1 I1 इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू V2 I2। V1 है 1000, I1 पता नहीं है, ये पूछ रहा है। एफिशिएंसी है कितना 80% यानी 80/100। V2 कितना है रे? V2 है 120 और I2 है 20, तो 120 इंटू 20, सो यहाँ से I1 निकल जाएगा। यहाँ से अगर 3 जीरो को मैं काट दूं 1 0 2 0 3 0, तो 12 8 जार 96, 96 इंटू 2, 96 इंटू 2 कितना आएगा? 12 8 जार 96 है ना, 96 इंटू 2, 96 इंटू 2, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, 1 19, ऐसा कुछ 1.92। Step down transformer is used on a 1000 volt line to deliver 20 ampere at 120 volt. ठीक है, if the efficiency of the transformer is 80%, the current drawn from the line is, ये मेन लाइन तो यही है, तो मेन लाइन अगर ये है तो यही तो प्राइमरी हो गया ना वोल्टेज, तो 1000, आंसर क्या होता है रे? V2 I2, एक बार भी मैंने आज नहीं किया है, क्या हो गया है? V1 I1, उल्टा तो नहीं लिख दिया था, एक भी आंसर मैच ही नहीं कर रहा था। V2 क्या है? 120 इंटू I2 क्या है? 20 इक्वल्स टू एफिशिएंसी क्या है? 80% यानी 80/100 इंटू V1 कितना है? 1000 इंटू I1, मैंने शायद रिलेशन ही उल्टा लिख दिया है, कैसे होगा? 3 जीरो में से 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया, I1 हो जाएगा कितना? 120 इंटू 2/80, कैसे होगा? ये हो गया 240/80, तो ये तो 3 आएगा, 3। मैंने रिलेशन ही उल्टा लिख दिया था, मैं क्या बोलूं, एटलीस्ट एक बार पेपर को देख लेना है। 42, आज 2 बार बचे हैं, 2 क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है जिसमें कि ऑलमोस्ट मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक ही कर रखा है। 42, if in a LR series circuit the power factor is half and R is this, then the value of L is when AC mains is used। अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको एज्यूम करना पड़ेगा 50 हर्ट्ज। इंडिया के बारे में बिना बोले भी हम लोग यही एज्यूम करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज यानी ओमेगा इज 100 पाई, ठीक है, 2 पाई एफ। ओके, पावर फैक्टर है 1/2 पावर फैक्टर, तो cos फाई क्या होता है? cos फाई इज R/Z, ठीक, R/Z, तो पावर फैक्टर हो गया 1/2 इक्वल्स टू R/Z, सो Z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2R, डन है। सो Z स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर, Z स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, 4R स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इक्वल्स टू 3R स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा हमें पता है 100 पाई, ये हमें एज्यूम कर लेना है, या 100 पाई को रखो, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 3R स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। R के जगह पर ये दे रखा है, ये देखो 100, ओमेगा के जगह पर रखना है तुम्हें 100 पाई, सीधा सीधा रखो, यू विल गेट द आंसर
वो 3 ऊपर में है ना, मुझे लगता है ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि रूट करेंगे तो √3 जरूर आएगा। ठीक, एनीवे चेक द आंसर। 43. When an AC source of EMF E equals to this is connected across a circuit, the phase difference between EMF and I is observed to be pi/4. ओके, तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग ये जो EMF वाला लाइन है वो यहाँ है और I वाला लाइन लीड कर रहा है, मतलब I जो है वो लीड है। I अगर लीड कर रहा है तो इसका मतलब सर्किट मस्ट बी RC, सर्किट मस्ट बी RC। तो RC में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। ठीक है, इफ द सर्किट कंसिस्ट पॉसिबली RC और RL, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। ओके, उसने कितना का फेज डिफरेंस बोला है? pi/4, फेज डिफरेंस इज pi/4। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने इधर E रखा, ये रहा I, ये अगर एंगल है pi/4 का, तो अगर हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल के हिसाब से सोचें तो ये R है, ये Z है और ये फाई है ना। तो cos फाई के हेल्प से हम लोग काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो cos फाई इज इक्वल्स टू होता है R/Z, है ना। फाई की जगह पर 45 है, तो यानी ये हो गया 1/√2, 1/√2 इक्वल्स टू R/Z। तो Z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Z इज इक्वल्स टू √2 इंटू R, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो, तो Z का स्क्वायर इक्वल्स टू 2R²। Z स्क्वायर मतलब R² प्लस XC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2R²। यानी यहाँ से R² को उधर भेज दो तो XC² इक्वल्स टू R², तो यानी XC इक्वल्स टू R बना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। XC इक्वल्स टू क्या बन गया? R। और भी अभी कैलकुलेशन बाकी ही है। XC की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/ωc इक्वल्स टू R। तो हमें ओमेगा दिया हुआ है, यहाँ देखो इक्वेशन, वहां से ओमेगा दिया हुआ 100, हमें निकालना क्या है? C। ठीक है, नहीं, हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना है, हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना है। तो ओमेगा को 1/RC, ओमेगा उधर गया, ओमेगा उधर गया, R इधर आ गया, तो 1/RC ऐसा कुछ। ओमेगा का वैल्यू है 100। कौन से वाले केस में R और C को मल्टीप्लाई करने पर ये आता है 100? R है यहाँ पर 1000 इंटू C है यहाँ पर 10 इंटू 10⁻⁻6, ये नहीं बनेगा। ये देखो तो 1000 C हो गया 10⁻⁻6, तो ये हो गया 10⁻⁻3, तो 1/RC है, तो ये बन जाएगा 10⁻3। अरे हमें क्या बनाना है? इसको 1/RC को 100 बनाना है। 100 किस में बन रहा है? उसमें तो 1000 बन रहा है, इसमें बन रहा है, यही होगा। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही पूछा है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। तो 1/RC इसका वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ से ओमेगा है 100, तो 100 कौन से वाले में आ सकता है? ए में या बी में? तो मुझे ए में ही बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आर का वैल्यू यहाँ रख दे और ये वाला सी रख दे। ये कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें ऑप्शंस के ही थ्रू हम लोग जा सकते हैं। डन। ठीक है, 43 43 के आंसर भी देख लो रे। क्या 43 का सी एकदम भी जो क्या है 43 का? 43 का सी, का सी क्या बोल रहे हैं? ई दिया हुआ है। हाँ, क्या बकवास है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन गलत किया है। यहाँ पर देखो, ये इक्वल्स टू यहाँ देखो E0 साइन 100t ऐसे लिखा हुआ है। मतलब इसका ग्राफ जो है वो ये साइन ओमेगा टी है ना, साइन है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। तो ओरिजिन से जो स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली उस पर तो ये आई लिख करके रखा है। तो क्वेश्चन में जो ये जो डायग्राम में जो उसने इंडिकेट किया है ना,
और जो ये क्वेश्चन में लिखा है वो दोनों मैच ही नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ आ रहा है? क्योंकि जो डायग्राम में है उसके अकॉर्डिंग ये आई है, और ई वाला जो है ना, ये जो ई है वो तो ई यहाँ से है, तो वो इसका ये हो ही नहीं सकता। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा ये? तब तो इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। रुको तुम लोग, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये आई नहीं है, ये वाला ई बनाओ, ये वाला आई बनाओ। मेरी बात समझ में आया? तो ये जो ग्राफ है इसको हम लोग चेंज करें अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये बन गया ई, एंड दिस ग्राफ इज फॉर आई, दिस वन इज फॉर आई। तो ऐसे में तब ये आई को हम लोग क्या बोलेंगे? आई लैग कर रहा है। जब आई लैग कर रहा है तब ये सर्किट कौन सा बनेगा? आरएल। देन ओनली ये सी या डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है ना। बात समझ में आया या नहीं आया? तो लैगिंग में तभी ये बनेगा। तो इसको चेंज करो पहले आप लोग क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन के आंसर को बोनस समझ लेना, क्योंकि ये डायग्राम से वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक, अब आरएल हो गया। अब फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 4। तो कॉस फाई जो होता है, कॉस फाई वो कितना? आर बाई जेड ना। तो आर बाई जेड, यहाँ पर फिर से ये कॉस पाई बाय 4 यानी 1/√2, 1/√2 इक्वल्स टू आर बाई जेड, जेड इज इक्वल्स टू √2r। तो इसी तरीके से फिर ये जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, फिर ये आर स्क्वायर प्लस इसको एक्सएल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, यहाँ से फिर एक्सएल इक्वल टू आर आ गया। अब एक्सएल इक्वल टू आर, तो एक्सएल के जगह पर क्या होता है? देखो ओमेगा एल, तो ओमेगा एल इक्वल्स टू क्या बन गया? आर। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए? आर बाई एल। अब ये जो दो ऑप्शन है इन दोनों में से, क्योंकि यही दोनों आर और एल है, तो आर बाई एल करके ये ओमेगा मैच करना चाहिए 100। तो अब इसमें देखो आर कितना है? 1000, और एल कितना है? 10। तो देखो ये रेशियो लेने पर 100 बच गया ना, जो 100 वहां से ओमेगा से मैच कर गया। लेकिन इसमें मैच नहीं कर 1000/1, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन ऑप्शन सी के करेक्ट होने के लिए यहाँ डायग्राम में तुम्हें चेंजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44, as given in the figure, a series circuit connected across 200 volt 60 hertz line consists of a capacitor of capacitive reactance 30। चाहता क्या वो बताओ? द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट P V I cos phi। सिंपल है, 200 वोल्ट, ये सीधा सीधा दे ही रखा है आरएमएस वैल्यू, तो 200 आरएमएस ही लिखना है हमें। हाँ, आई को अगर हम लोग लिखना चाहें तो आई के लिए हम लोग क्या करेंगे? V बाई जेड लिख देते हैं, और cos फाई को भी R बाई जेड लिख देते हैं, है ना। तो ये हो गया 200 इंटू 200, समझ आ रहा है ना, इंटू आर। आर के जगह देखो, आर कितना है? 44 और 36, दो जगह आर है तो ऐड तो हो ही सकता है। तो 44 और 36 मिल करके 44 और 6 हो गया 50 प्लस 30 80। तो ये हो गया 80 बाई जेड इंटू जेड क्या हो गया? जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर के जगह पर क्या रखोगे? तो आर स्क्वायर, समझ रहे हो ना, प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो आर के जगह पर तो फिर से वही 80 ही रखोगे। आर के जगह पर क्या रखोगे? बोलो 80। और एक्सएल देखो कितना दिया हुआ है? एक्सएल 90, एक्ससी कितना है? 30। तो एक्सएल माइनस एक्ससी कितना? 90 माइनस 30 60। तो ये हो गया 60, तो ये हो गया 60 का स्क्वायर, और ये हो गया 80 का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ये दोनों को मिला करके हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर मतलब ये 100 से ये 100 से ये पूरा खत्म, तो मतलब ये 2 2 जा 4 8 जा 32 320, ये वाला आंसर डन। चलिए ये वाला क्या कह रहे हैं? आरएमएस करंट इन द एसी सर्किट इज 2 एम्पियर इफ द व्हाटलिस्ट करंट इज √3। तो व्हाटलिस्ट करंट क्या होता था? आई साइन फाई। तो आई साइन फाई यही होता था व्हाटलिस्ट करंट, इट इज √3। आई है 2 साइन फाई इज इक्वल्स टू √3। सो साइन फाई हो गया √3/2, सो फाई हो जाएगा 60 डिग्री। हमें हमसे क्या पूछा? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज cos फाई। cos फाई मतलब cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है, चलो ये था अपना डिस्कशन थोड़ा सा लेंदी क्यों हो गया? क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं था। ओके, तो अगर कुछ डाउट रह जाता है तो डायरेक्टली आकर के मिल लो।